रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने तुगलक वंश तक पूरा रिवाइज कर लिया है सल्तनत काल में। आज हम सैयद वंश और लोदी वंश को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इसीलिए इन दोनों वंशों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश हुआ वो सैयद वंश हुआ, जिसका शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक था। देखिए, इसके संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। खिज्र खां कैसे हुए? इसने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, फिर उसके बाद यही अगला सुल्तान बना। ठीक है, खिज्र खां को तैमूर लंग ने दिल्ली का सूबेदार बनाया था। इसके बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जब नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ के भाग गया तो उसके बाद तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाया था। आगे देखते हैं। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। आप खुद सोच लीजिए कि तैमूर लंग ने इसको सूबेदार बनाया है, तो ये सुल्तान की उपाधि धारण कैसे करेगा? क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं तो ये डर रहेगा ना कि पता लगा हम खुद को सुल्तान बोल दिए, उधर से तैमूर चचा है, इसका गर्दन काट के लेके चले जाएंगे। इसीलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। फिर इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो मुबारक शाह हुआ। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 1491 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और सैयद वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब ये वंश तो समाप्त ही हो गया। 3 राजा हुए, एक ने स्थापना की, दूसरे ने सुल्तान की उपाधि धारण की और एक अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। इसने कोई बहुत खास कार्य नहीं किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसके जो काल है इसको मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मकबरा निर्माण का काल किसको कहा जाता है, तो सैयद वंश को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि पहली बार जो मकबरा का निर्माण था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ना। किंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा का जो निर्माण करवाया वो बलबन ने करवाया। इसके बारे में भी हम कह चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मकबरे का निर्माण जो हुआ वो सैयद वंश के समय हुआ। तो इन तीनों बातों को याद रखिएगा कि पहली बार शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध इस्लामिक पद्धति में किसने शुरू की, तो बलबन ने। और बहुत ज़्यादा मात्रा में मकबरा कब बना, तो सैयद वंश के काल में बना। सैयद वंश समाप्त। अब आगे लोदी वंश देखते हैं। लोदी वंश का जो कार्य था, मतलब जो कार्यकाल था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक था। यह भारत का पहला अफगान वंश था, क्योंकि इसके पहले जो भी वंश थे वो सभी तुर्क थे, है ना। फिर इस हिसाब से जो अफगान वंश था, मतलब जो लोदी वंश था, ये पहला अफगान वंश था। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद बैठता था। आपने कहीं भी देखा होगा तो पहले राजा बैठते हैं, उसके बाद और सभी मंत्री वगैरह बैठते हैं, लेकिन ये अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था। पहले सभी बैठते थे, उसके बाद ये बैठता था। उसके बाद क्या है, इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में रहा है। तो जो बहलोल लोदी था इसने बहलोली सिक्का चलाया और ये जो सिक्का था ये अकबर के काल तक चलता रहा था। तो इसको याद रखिएगा कि बहलोली सिक्का किसने चलाया, तो बहलोल लोदी ने। अब आगे क्या है, अगला शासक सिकंदर लोदी बना, जो इस वंश का सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोदी। इसके पहले कौन था, बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी के बाद अगला जो शासक हुआ वो सिकंदर लोदी बना। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आगरा शहर की किसने स्थापना की है, तो सिकंदर लोदी ने की है। जो सिकंदर लोदी था ये गुलरुखी नामक एक पत्रिका लिखता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसने जमीन की पैमानिश के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना बनाया। इसने खाद्यान्न से कर हटा लिया। ठीक है, खाद्यान्न से कर किसने हटाया, तो सिकंदर लोदी ने। इसने ताजिया निकालने तथा महिलाओं पर के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर आप लोगों को पता हो तो आज भी जो महिलाएं होती हैं उनको मजार के अंदर नहीं जाने दिया जाता, मतलब बाहर रहती हैं वो, लेकिन वो मजार के अंदर नहीं जाती हैं। तो इस प्रथा की जो शुरुआत थी वो सिकंदर लोदी ने ही की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। इसे 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सागा ने पराजित कर दिया। खतौली का एक युद्ध हुआ
1518 ईस्वी में, जिसमें राणा सागा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, राणा सागा जीत गया, लेकिन राणा सागा को कुछ मिला है ही नहीं, है ना, तो वो खिसियाया हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान लोदी एवं दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। इन दोनों के साथ साथ कौन कौन, दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ साथ जो राणा सागा था वो भी, तीनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण दिया। क्योंकि देखिए राणा सागा युद्ध में जीता, इसको कुछ नहीं मिला, इसलिए ये खिसियाया हुआ था। और दौलत खान लोदी और इब्राहिम और आलम खान लोदी जो था वो भी किसी ना किसी तरीके से खिसियाया हुआ था इब्राहिम लोदी से, इसीलिए उसने बाबर को निमंत्रण दे दिया कि आप आइए, युद्ध कीजिए, ये इब्राहिम लोदी को मारिए और सारा साम्राज्य हमको दे के चले जाइए। अब बताइए कोई ऐसा करेगा कि आया, इतना मेहनत करेगा और अपना आखिरी का जो फल मिलना है वो किसी और को दे के चला जाएगा? तो वही यहाँ पे भी हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। और ये जो और लोग थे, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, ये लोग देखते रह गए क्योंकि उसने केवल इनको लड़ने के लिए बुलाया था, यहाँ पे रहने के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन बाबर चचा आ गए यहाँ पे रहने के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया। कहने का क्या मतलब है कि इसके बाद जो भी वंश बदले हुए हैं इसके पहले, वो सभी उनके सेनापति मार देते थे या फिर कोई ना कोई उनको मार ही देता था। लेकिन पूरे सल्तनत काल में 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक जितने भी वंश बदले हैं उन सब में उनके सेनापति या किसी न किसी सैनिक ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी हत्या युद्ध के मैदान में हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा सल्तनत काल। इसमें बस एक चीज़ें बची हुई हैं, इनकी राज व्यवस्था, कर वगैरह, इन सबको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।